नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशियल चैनल पे आपका स्वागत है। यह भारतीय संविधान के विशेषता को लेकर के वीडियो बनाया गया है। इसका फर्स्ट वीडियो बन चुका है, इसका यह दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं को बताया गई थी, वो आपको बताया गया था। कहाँ तक बताया गया था? शक्तियों का विभाजन तक बताया गया है। विशालतम संविधान से लेकर के शक्तियों का विभाजन तक में बताया गया था। इसका यह सेकेंड पार्ट है। इसमें आपको शुरू किया जा रहा है न्यायिक पुनर्विलोकन से। भारतीय संविधान की क्या व्यवस्था है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन भी इसकी एक प्रमुख विशेषता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू, यह प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में बताया गया है, जिसका उपयोग उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत इसका प्रयोग किया जाता है। इसके प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलिए इस पर शुरू करते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के प्रमुख वाद मारवाड़ी बनाम मेडिसिन के वाद में जस्टिस मार्शल ने इसे प्रतिपादित किया था, न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत। ओके, न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य है कि न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विधि की वैधानिकता का जांच करना है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित किया गया है, जिसे अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। मैं आपको बता दूं, न्यायिक पुनर्विलोकन तथा पुनर्विलोकन में अंतर है। पुनर्विलोकन का प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में बताया गया, अर्थात 137 में बताया गया है। इसको रिव्यू कहा जाता है या फिर पुनर्विचार कहा जाता है। पुनर्विलोकन और न्यायिक पुनर्विलोकन में अंतर यह है कि पुनर्विलोकन में आपको अपने द्वारा दिए गए निर्णय का फिर से अवलोकन करना होता है, उसी को पुनर्विलोकन कहा जाता है। जबकि न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य है कि किसी विधायिका या किसी सरकार द्वारा या फिर किसी राज्य द्वारा बनाए गए विधि जिससे किसी अधिकार का उल्लंघन होता है, इसका परिकल्पना की जांच उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद क्रमशः 32 तथा 226 के तहत किया जाता है। यह हो जाता है पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। जबकि पुनर्विलोकन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में बताया गया, अर्थात 137 में पुनर्विलोकन का अधिकार संविधान के तहत केवल और केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो चलिए थोड़ा पुनर्विलोकन भी देख लेते हैं। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में समाहित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलोकन करना। अतः अनुच्छेद 137 का उपयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 137 का प्रयोग केवल और केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा, उच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। ओके, वही देखा जाए तो CRPC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के तहत पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, जबकि CPC अर्थात सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 114 तथा आदेश 47 में पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रावधान क्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अगली विशेषता क्या है? एकल नागरिकता। ओके, अगली विशेषता देख लेते हैं, एकल नागरिकता। चलिए देख लेते हैं एकल नागरिकता क्या है। एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। साधारणतः संघात्मक संविधान में दोहरी नागरिकता होती है, एक संघ की तथा दूसरी राज्य की। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, परंतु भारत में संघात्मक संविधान होते हुए भी एकल नागरिकता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 में एकल नागरिकता को बताया गया। संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है, सिवाय जम्मू कश्मीर को, जो कि वहाँ का भी वह बदल चुका है। ओके, चलिए दूसरी विशेषता क्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है कि 9वीं अनुसूची का होना। ओके, मैं आपको बता दूं, जब संविधान बना था उस वक्त भारत में कुल 8 ही अनुसूचियाँ थी, 9 अनुसूची नहीं थी। ओके, तो 9वीं अनुसूची को क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसको जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यह था कि कुछ कानूनों को न्यायिक पुनर्विलोकन के क्षेत्र से बाहर रखा जाए। जो कानून इस अनुसूची में अर्थात 9वीं अनुसूची में रखा जाएगा, उसे न्यायालय उसकी वैधता अवैधता का जांच नहीं करेगी। यह बात सोचकर को विधान द्वारा 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। परंतु क्या हुआ, वामन राव बनाम भारत संघ के बाद में 1980 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कहा गया कि जो कानून 24 अप्रैल 1973 के पश्चात 9वीं अनुसूची में रखा गया है, उन कानूनों को न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इसी बात को समर्थन करता है आपको IRC लॉ बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में समर्थन किया जाता है। ओके, चलिए भारतीय संविधान की अगली विशेषता क्या देख लेते हैं। संविधान
क्या एक अनोखा मिश्रण है जिसमें लचीलापन भी है, वही कठोरता भी है, उदारता है तो अनम्यता भी है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस भारतीय संविधान का अनोखा मिश्रण कैसे है। भारत के संविधान का स्वरूप कभी कठोर हो जाता है तो कभी लचीला हो जाता है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336 के अधीन कठोर है, तो वही अन्य उपपद इसके अधीन लचीला बना गया। जब आपात की स्थिति होती है तो वह कठोर हो जाता है, जबकि अन्य प्रकार से वह नम्यता हो जाता है, यानी लचीला हो जाता है। कैसे हो जाता है तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जो है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 336 के तहत 2 प्रकार के संविधान संशोधन। पहला, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3, वही दूसरा आधा राज्यों का अनुसमर्थन। सामान्य तौर पर 2 दिया गया है, परंतु यदि पूछा जाता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कुल कितने प्रकार के संविधान संशोधन दिया गया है, तो कुल मैं आपको बता दूं, कुल 3 प्रकार के संविधान संशोधन दिया गया। पहला क्या है, संसद का साधारण बहुमत। दूसरा क्या है, संसद की विशेष बहुमत। तीसरा क्या है, संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों को विधानमंडल से बहुमत का समर्थन। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग।